हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से फैक्ट्रीज एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल रह गए थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक सीरीज़ में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जहां हम फैक्ट्री एक्ट के सारे जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पीएसयूज़ में पूछे गए हैं, उन सब को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो और आपकी जो है कंसेप्ट की क्लियरिटी हो सके। ठीक है, और आप समझ पाओ कि आपको क्या पूरा एक्ट मतलब डिक्टो रट लेना है या उसे कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। अगर किसी में 100 200 सेक्शन है, 600 सेक्शन है, कैसे तो सब रट लेना है या फिर किस चीज़ पे ध्यान देना है, डेफिनेशन पे ध्यान देना है, क्या वो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपको किस चीज़ से पता चलेंगे, वो आपको इन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज फिर से हम जहाँ से हमने छोड़ा था कल वहीं से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्रिशियस इज टू प्रोवाइडेड इफ़ डैश मोर लेडी एम्प्लॉयज़ आर एंगेज। तो मैं ऑप्शंस को रीड करती हूँ। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। मैं 3 तक काउंट करूँगी। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। 1 2 एंड 3। आई होप आपने गेस किया होगा। ठीक है, तो कितने पे कृषि की फैसिलिटी देना इज़ मस्ट इन फैक्ट्रीज एक्ट। तो वो क्या होगा, फैक्ट्री एक्ट की जब हम बात करते हैं ना 1948, तो उसमें अगर 30 वीमेन से ज़्यादा काम करें, 30 और मोर लेडीज़ एम्प्लॉय वहाँ पे हैं, तो आपको कृषि की फैसिलिटी देनी। अब कृषि क्या होते हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं ताकि आप काम कर सकें। और ये कब तक, जब तक कि आपके बच्चे की एज 6 एज तक है। ठीक है, 6 साल तक। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, ये नहीं पूछा गया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, अब ऐसे पूछा। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या कंसेप्ट वही आता है, क्या रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो मैं बोलूँगी हाँ रिपीट होते हैं पर डायरेक्टली नहीं होते। अब जैसे आपको यहाँ पे दिमाग यहाँ पे अगर आप लगाओ तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा, जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ कृषि के बारे में पूछा गया है, 30 फीमेल्स भी पूछा गया, तो बच्चे की एज के बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ाई करो तो जाके आपका जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी जो क्वालिफाई करने की जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट वर्कर कैन वर्क अप टू डैश आवर्स इन अ डे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एडल्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, स्टार्टिंग की 2 वीडियोस, तो आप उन्हें ज़रूर गो थ्रू करो। वहाँ पे मैंने बताया था कि एडल्ट की एज के बारे में बताया था, एडोलसेंट की एज, चाइल्ड की एज की डेफिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो कितने आवर तक वो काम जो है नहीं इतने से ज़्यादा वो नहीं मतलब कर सकता है। सॉरी, एन एडल्ट वर्कर कैन वर्क अप टू, कितने कर सकता है, तो वो कितना कर सकता है एडल्ट, अगर वो एडल्ट है तो 9 आवर्स तक वो कर सकता है। ठीक है, अब आपको हो सकता है इसका सेक्शन भी पूछा जाए, तो आप इसका सेक्शन भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपको जब पढ़ाया था, बताया था ये क्वेश्चन, तो मैंने अलग से पूरा बताया था आपको, लंच रूम का भी बताया था और इसका भी आपको बताया था। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, कैंटीन इज़ टू बी प्रोवाइडेड इफ़ एंगेजिंग एम्प्लॉय आर मोर देन पर्सन। कितने पर्सन पे आप बताओ, गेस करो। 1 2 3। चलिए मैं बताती हूँ आपको कितने पे होता है। 250 मैंने पहले बताया था। ठीक है, 250। देखिए मैंने नीचे सारे आंसर्स आपके लिए दे दिए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वाली स्लाइड के, वो सारे आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आप नीचे से आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैंटीन है वो आपका कितने पे है, कितने पे है, 250। और वहीं जब मैंने कल लंच रूम के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने लंच रूम के बारे में, लंच रूम वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कल कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे गलत मार्क कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं या समझ नहीं पाते ये 150 और 250 का क्या खेल है, किसका क्या खेल है, 150 एंड 250 का क्या खेल है, सेक्शंस का क्या है, रूल्स का क्या है। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, और ये क्लियरिटी आपको कैसे मिलेगी, जब आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं कहती हूँ आप अगर पढ़ाई जो है थ्योरी थोड़ा उतना
कम भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो क्या पूछ रहा है। तो हम ये सीरीज़ बाय सीरीज़ फैक्टरीज एक्ट के क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत कुछ है एक्ट में, एक एक्ट के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हम एक साथ, क्योंकि हमें कई सारे एक्ट पढ़ने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही एक्ट में अटके रहो। लेकिन हाँ, उस एक्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, जो आ चुकी हैं, एटलीस्ट हम उनको देखेंगे और उसके बेस पे हम ये सोचेंगे कि आगे क्या पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो आगे अगर मुझे गेस करना है कि ये कैसे पूछा जाएगा, तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ उस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कोई स्टूडेंट होता है वो कैसे समझता है, या कोई भी चीज़ें कैसे हम समझते हैं कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आने की क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ये कैंटीन पूछा गया है ना, मैं सबसे पहले दिमाग में क्या ले आऊँगी, इसका कैंटीन का प्रोविज़न है तो मैं पहले सेक्शन पढ़ूँगी इसका सेक्शन भी देख लेती हूँ, क्या पता सेक्शन पूछ ले। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि यार ये 250 पूछ रहा है, क्या पता ये 150 ऑप्शन में ना, तो अगली बार लंच का रूम का पूछ ले। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कि क्या कैंटीन कहीं ऐसा तो नहीं पूछ लेगा किसी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि ये वेलफेयर वाला होता है, हेल्थ प्रोविज़न है, क्या प्रोविज़न है, सेफ्टी प्रोविज़न है, ऐसा तो कुछ नहीं पूछने वाला घुमा के। या फिर कहीं यहाँ नॉट लगा के क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, नॉट लगा के क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। कहीं यहाँ लास्ट में मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। ठीक है, कि यहाँ 150 दिया है तो यहाँ पहचानना है, यहाँ दिया है कैंटीन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, या सेक्शन आइडेंटिफाई करना। आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 7 क्वेश्चन आई थिंक बता दिए कि ऐसे भी पूछा जा सकता है, और बिल्कुल ऐसे पूछा जाता ही है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो ना, किसी के कहने पे नहीं मानना चाहिए, सबसे पहले खुद देखना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, आपको लग रहा नहीं लोग तो ऐसे ही बताते रहते हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं, ठीक है, आप एक काम करो, आप कोई भी अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको पीएसयूज़ के लिए उतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम होते हैं। थोड़ा रिसेंट ट्रेंड में बताऊँ तो एचआरओबी के क्वेश्चन डिफ़र करते हैं, बाकी जो लॉ वाले क्वेश्चन वो सेम होते हैं, ठीक है, थोड़ा इनडायरेक्ट होता है बस। तो आप जाके यूजीसी नेट का जो है, नेट से यूजीसी की साइट से ही जाके पेपर डाउनलोड कर लो, आप क्वेश्चन देख लो, या फिर आपके पास कोई बुक है उसमें जाके देखो कि क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अभी हो सकता हो आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हर ईयर बाय ईयर का पैटर्न देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस तरीके से रिपीट होते हैं वो थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन रिपीट होते हैं और हम गेस कर सकते हैं कि आगे क्या पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। आगे भी हम अभी फैक्ट्रीज एक्ट के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि अब सेक्शन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो हम सेक्शन वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन करने हैं। साथ ही साथ सेफ्टी और हेल्थ प्रोविज़न को हम थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा टाइमिंग से, जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं वो देख लेंगे। फिर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारे एक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, एक चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और 10 चीज़ पढ़ो और 10 चीज़ याद ना रहे, एक चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़िए, याद है तो ज़्यादा बेटर होती है। ये मेरा थिंकिंग है। आई होप आपका भी थिंकिंग ऐसा ही होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यही ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हम लोग फिल्म मिलेंगे। टाटा बाय।